औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेमन ग्राफिक एकेडमी चैनल पे तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुशामदीद। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने वादा किया था कि आज से हम रेगुलर बेसिस पे बिगनर ट्रेनिंग का आगाज़ कर रहे हैं और कल हमने इसकी ओरिएंटेशन क्लास की थी। यकीनन आपने बहुत बखूबी देखी होगी और आपको उसमें जो बातें मैंने की थी आपको यकीनन समझ आई होंगी। उसी वादे को कंटिन्यू करते हुए आज की हम ये जो दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं, जिस पे हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाकर प्रैक्टिकली सीखेंगे कि एडोब फोटोशॉप क्या चीज़ है, किस तरह वर्क करता है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो हम शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ आपको एडोब फोटोशॉप के बारे में बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि एडोब फोटोशॉप नाम से ही पता चलता है कि ये फ़ोटो एडिटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दुनिया में एक अपना अहम रोल प्ले करता है। मैं पिछली क्लास में सब बता चुका हूँ। ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है होता है और रास्टर बेस्ड क्या होते हैं, वो एक पिक्सल पे डिपेंड करने वाली इमेजेस होती हैं और मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसको आप बहुत डीपली समझाने वाला हूं कि रास्टर और वेक्टर में क्या फ़र्क होता है। लेकिन इस वक्त मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि ये बिगनर्स ट्रेनिंग है और जो ऐसे मेरे दोस्त जो एडोब फोटोशॉप को बिल्कुल नहीं जानते वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाएंगे इस हवाले से, तो मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाता। हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे भी आगे बढ़ रहे हैं और आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो मैं आपको सिखाऊंगा। बट इस वक्त आप ये ज़हन में रखें कि एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है और इसमें हम फ़ोटो की एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। फ़ोटो एडिटिंग से मिसाल हम यूँ भी ले सकते हैं कि जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं पिकनिक्स पे जाते हैं या अपनी ख़ुद की किसी इवेंट में सेल्फीज़ लेते हैं या पिक्चर्स लेते हैं, तो पिक्चर्स में आप यूँ समझ लें कि किसी के चेहरे पे स्पॉट्स हैं या मेरे ये डार्क सर्कल्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं। तो अपनी पिक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए उस पर जो हम काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, जैसे ये डार्क सर्कल्स मैंने गायब कर दिए, कोई स्पॉट्स हैं, निशानात हैं, दाग धब्बे हैं, उसको हटाने के लिए हम एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे से इस पर काम करता है। जी, तो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब और वहाँ जाकर हम देखेंगे कि ये किस तरह वर्क करता है और उसके बेसिक जो शुरू के दो टूल्स हैं हम आज उसको पढ़ेंगे। वो हैं मूव टूल और जो है मार्की टूल। तो उसको हम आज पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे से हम समझ लें और कल तक उसकी मज़ीद प्रैक्टिस करके इससे आगे हम बढ़ेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए बढ़ रहे हैं कि आपको ईजीली बातें समझ में आए, उसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। जैसा कि मैंने आपको कल भी समझाया था, इंशाल्लाह आप मुझसे वादा करें कि इसकी प्रैक्टिस लाजमी करेंगे। आप इसकी बहुत अच्छे से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और फिर इसको जब हम आगे लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप इसमें काफ़ी माहिर होने लगेंगे। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब हम इसे शुरू करते हैं। जी, तो ये आपके सामने आ गई कंप्यूटर स्क्रीन। इसमें मैंने एडोब फोटोशॉप ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं एडोब फोटोशॉप का 2020 का वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आप इससे प्रीवियस कोई वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि लाइक 2016, 17, 18, 19, ऑलमोस्ट इंटरफेस आपको सेम नज़र आएगा। इससे प्रीवियस अगर कोई यूज़ कर रहे हैं तो इसका इंटरफेस में भी कुछ डिफरेंट हो, और अगर इससे पुराना कोई वर्जन, जो कि मुश्किल ही आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह जदीद दौर है और हर सारी चीज़ें नेट से भी अवेलेबल मिल जाती हैं और अपग्रेड ऑटोमेटिक बेसिस पे भी हो जाता है। बट अगर खुदा ना खास्ता कोई पुराना वर्जन 7.0 जैसे एक ज़माने में आता था वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। जो चीज़ आप इसमें सीखेंगे वो उस पर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट ज़रा सा इंटरफेस चेंज होगा। और जो अपग्रेड हुए हुए वर्जन हैं जैसे कि ये 2020 है, 2021 है, उसमें कुछ फीचर्स इसके अपग्रेड हुए हुए होते हैं जिसका जो कि है आपको इसमें इस्तेमाल मिलेगा, प्रीवियस वर्जन में शायद ना मिले। तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत इजीली आप इस पर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो 7.0 से स्टार्ट किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2020 के भी फीचर्स सारे पता हैं, काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप भी इसमें माहिर हो जाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये आपका एडोब फोटोशॉप का जो है स्क्रीन पे आपके ओपन है, ये आपका फ्रंट इंटरफेस आ रहा है। बाज़ टाइम ये होता है कि इसको ओपन करते के साथ जो है विंडो पे एक वेलकम स्क्रीन आती है जो कि मेरी नहीं आ रही, मे भी आपकी आए, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें सबसे पहले बेसिक कुछ चीज़ें बता दूंगा। ये देखिए फाइल ऑप्शन, एडिट ऑप्शन, इमेज ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी मैं आपको वक्तन फ़वक्तन आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे मैं आपको सिखा दूंगा। इस वक्त बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आप अगर आप जाएंगे तो मे बी कि आपको दो चार चीज़ें समझने के चक्कर में जो थोड़ा बहुत समझ पाते होंगे, जो जहन नशीन कर सक रहे होंगे, वो भी निकल जाएगा। तो हम बेसिक चीज़ों से शुरू करें और आज की हमारी क्लास का मकसद है मूव टूल एंड मार्की टूल। ये दोनों टूल्स जो हैं हम इसको आज पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस तरह वर्क करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह इससे आगे जाएंगे
लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये गाइड कर दूं कि देखिए ये है टूल्स, ये आपके पास स्लाइडर नज़र आ रहा है जिसमें सारे टूल्स हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल्स के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। फिलहाल हम इन दो टूल्स को पढ़ेंगे। ये आपको जो डबल एरो की नज़र आ रही है ये इसलिए होती है कि इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये एक सिंगल लाइन में सारे टूल्स आपको नज़र आएंगे, लेकिन इसके लिए मुझे तो हेजिटेशन होती है क्योंकि अगर कोई ऐसा टूल मुझे यूज़ करना है जिसकी शॉर्ट मैं नहीं जानता या मैं नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा और मैं माउस कर्सर के थ्रू लाइक दिस इस तरह से उस पर जाना चाहता हूं तो मुझे बहुत नीचे तक जाना पड़ता है। तो उसका ईजीएस्ट वे है कि आप इस पर क्लिक कर दें, उसको इस तरह से आप प्रीव्यू में ले लें। इस तरफ जो आपको नज़र आ रहा है ये पैनल है, इसमें बहुत सारे पैनल्स हैं, मतलब इसमें देखें लेयर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, पाथ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, इसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका बेसिक मैं आपको समझा दूं कि जैसे आप इसको कहीं मूव कर देते हैं, लेट सपोज आपने इसको इसके साथ लगा दिया, आपको इन दोनों चीज़ों की अपने काम में ज़रूरत है, और थर्ड वन आपको ज़रूरत है लेयर पैनल की। तो आपने इन तीन चीज़ों को बेसिकली लेना चाह रहे हैं, अदरवाइज आप चाह रहे हैं कि सब मूव हो जाए, हट जाए यहाँ से, और लेट सपोज आपने हटा दिया, सब चीज़ें गायब हो गई आपकी, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इसे सेट कर लिया तो भी ठीक है, अदरवाइज अगर ये सारी चीज़ें लेट सपोज चली गई, देखें अब चली गई तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ से आप विंडोज़ में जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे, और ये इसे आप कर देंगे, इसे आप कर देंगे रीसेट एसेंशियल्स। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर एज इट इज़ दोबारा आपके सामने सेट करके ले आएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुई होती हैं, इसमें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम शुरू करने जाते हैं। सबसे पहले आपको एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना होता है। एक नया डॉक्यूमेंट उस वक्त जब आप किसी न्यू इमेज पे काम कर रहे हैं, लाइक अपनी खुद की पिक्चर पे काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी पिक्चर पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से कंट्रोल फाइल पे जाएंगे, ओपन डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। आगे मजीद इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं सिखाऊंगा आपको कि इसको आप ड्रैग करके भी ला सकते हैं, दूसरे तरीकों से भी ला सकते हैं, जिससे पिक्सेलेट नहीं होगी वन टाइम, बाद में पिक्सेलेट होने लगती है। पिक्सेलेट क्या होता है, मैंने अभी भी आपको कुछ देर पहले भी इसका तस्करा किया था, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि जैसे कि आपने अपनी कोई इमेज इसमें ओपन की, ठीक है। अब इमेज का साइज़ है 5 बाई 5 इंचज़ में। अब आप चाह रहे हैं कि इसको मैं 100 बाई 100 इंचज़ पे ले जाऊं, तो आप इसमें ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म के थ्रू। बट जब आप इसको बड़ा करेंगे तो वो पिक्सेलेट होकर ब्लर सी इमेज होकर नज़र आने लगेगी, बहुत ज़्यादा ब्लरिंग होने लगेगी, शायद बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना होता है। नए डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आप यहाँ से फाइल के मेन्यू में जाएंगे, और यहाँ ये देखें न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एन करके भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। शॉर्ट कीज यहाँ लिखी हुई हैं, अगर आप यहाँ से इसको प्रेस करें, तो ये देखें ये आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। नई विंडो ओपन होते के साथ आप इसमें देख सकते हैं कि ये कुछ वो प्रीसेट्स हैं जो कि मैंने रिसेंटली यूज़ किए हैं, ये साइजेस है, ठीक है। इसको आप छोड़ दें। इसमें आप कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि आप इसे सेव भी कर सकते हैं। सेव करने से मुराद कि आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया और वो डॉक्यूमेंट ऐसा है जिस पे आपको रोज़ाना की बेसिस पे काम करना होता है, तो आप चाहते हैं कि वो इमेजेस की साइज़, वो उस डॉक्यूमेंट के साइज़ को याद रखना है या दोबारा इसको बार बार सेट आउट करना, तो आपने उस इमेज के उस डॉक्यूमेंट के साइज़ को एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करते वक्त यहाँ आपने उसको अगर सेव कर लिया तो ये सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटोज़ के प्रीसेट दिए हुए हैं, प्रिंट है, आर्ट एंड इलस्ट्रेटर है, वेब है, मोबाइल है, फिल्म एंड वीडियो। अब मोबाइल के इसमें आप जाएंगे तो देखिए प्रीसेट्स जो पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो इसमें मुख्तलिफ आपके पास स्मार्टफोन्स और आईफोन्स के और सारे जो मोबाइल्स हैं उसके सारे अलग अलग यहाँ पर साइजेस प्रीसेट हुए हैं ऑलरेडी, और उसके मॉडल्स भी लिखे हुए हैं। अगर आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ये उसमें आपको काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने की तरफ। तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए सबसे पहले ये है फाइल का नाम। मेरी सजेशन ये है कि जब भी आप सिस्टम ओपन करें और एक नई फाइल आप जनरेट कर रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट का नाम लाजमी दे दें। इस वक्त जैसे कि ये अनटाइटल्ड नज़र आ रहा है, इसको मिसाल के तौर पे आपने रख लिया मेमन ग्राफिक एकेडमी MGA, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये आ गया, ये साइज़ हो गया विड्थ में, और हाइट में ये साइजेस आपसे पूछ रहा है कि किस साइज़ का डॉक्यूमेंट आपने ओपन करना है। ये इस वक्त इंचज़ में रखा हुआ है। इसमें देखिए पिक्सल्स भी है, सेंटीमीटर्स भी है, मिलीमीटर्स भी है, पॉइंट्स भी है, पिकास भी है, ठीक है। हम इसको इस वक्त पिक्सल्स पे रख रहे हैं। पिक्सल्स पे रख के हम इसका साइज़ दे रहे हैं 1000 बाई 1000 पिक्सल, ठीक है। अब 1000 बाई 1000 पिक्सल्स का जब हम ये साइज़ इसको देंगे तो ये यहाँ पे दो जो ऑप्शन आ रही है ओरिएंटेशन है, ठीक है। ओरिएंटेशन मीन्स के
अगर इसको आप एक्चुअल स्क्वायर फॉर्म में रख रहे हैं 1000 बाई 1000 पिक्सल्स, दोनों इसके साइजेज होंगे, हाइट और वेट, तो ये एक पोर्ट्रेट सी जो है शक्ल में आपके सामने जैसे A4 साइज होता है, पोर्ट्रेट इस साइज में आपके सामने ओपन होगा। और इसको अगर आप लैंडस्केप में खोलेंगे, लेट सपोज के मैं इसके 500 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो जब मैं इसको 500 पिक्सल करूँगा तो ये ऑटोमेटिक देखें यहाँ पर लैंडस्केप में चला गया, क्योंकि इसकी मैंने हाइट जो है 500 रखी है और विड्थ ज़्यादा रखी है। तो जाहिर सी बात है ये इस शेप में जो विड्थ वाली साइड से ये जो डॉक्यूमेंट होगा बड़ा होगा, हाइट वाली साइड से छोटा होगा। और पहले ये जो पोर्ट्रेट में बता रहा था उसकी वजह ये थी कि मैंने दोनों के इसके साइजेस 1000 बाई 1000 पिक्सल रखे थे। अब जब 1000 पिक्सल के साइज यूँ है और 1000 पिक्सल का साइज ये विड्थ में भी है, तो एक्चुअल साइज है दोनों तरफ से, तो एक तरह से स्क्वायर में बताएगा, तो ये एक पोर्ट्रेट की शक्ल इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमने साइजेस देख लिए। अब इसके बाद जो है दूसरा ये है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ये होता है कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट 72 पे सेट हुआ होता है। 72 से मुराद ये कि 1 इंच के अंदर 72 पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, 1 इंच के अंदर 72 पिक्सल्स होते हैं, तो ये नॉर्मली साइज़ होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट भी इसमें लिखा हुआ होता है। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, यूट्यूब के मतलब अपना कोई वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके लिए नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट 72 पिक्सल्स ही होता है। और ये मिलीमीटर्स में भी होगा, सेंटीमीटर्स में, और ये आपके पास यहाँ पर पिक्सल्स एंड सेंटीमीटर्स में भी होगा, इंचेस में भी होगा, लेकिन इसको आप 72 पिक्सल्स रहने दें। इसके बाद आपके पास आ गया कलर मोड। कलर मोड में ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ होता है RGB कलर मोड पे, लेकिन इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं, बिट मैप है, ग्रे स्केल है, RGB कलर है, CMYK है, कलर लैब है। इसको हम इस वक्त छोड़ देते हैं, लेकिन इसको नॉर्मली जो RGB कलर मोड पे होता है उससे ही रहने दें। और इसके बाद ये आ गया बिट्स। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट 8 बिट पे सेट हुआ हुआ है, इसको वहीं रहने दें। इसमें भी बिल्कुल भी घबराने की, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर स्क्रीन पे या कहीं देख रहे होते हैं, चाहे वो वेब हो, वेबसाइट हो, चाहे मोबाइल पे हो, चाहे कुछ भी हो, ये नॉर्मली इस वक्त जो है आपको 8 बिट पे ही नज़र आ रहा होता है। तो आप उसके हवाले से कोई भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उसको आप 8 बिट पे रहने दें। लेकिन एक चीज़ और आपको सबसे अहम बता दूं कि इस वक्त तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी मेरे जहन में जो साइज़ आ रहा है मैं वो सेट आउट कर रहा हूँ, मतलब न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ। जैसे मैंने विड्थ 1000 पिक्सल्स डाल दी, हाइट 1000 पिक्सल्स की डाल दी। बट अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, जैसे लेट सपोज आपको फ्लायर बना रहे हैं, तो आपको उस फ्लायर का साइज़ मालूम होना ज़रूरी है, एक्चुअल साइज़। क्योंकि अगर आप एक्चुअल साइज़ पे नहीं काम करेंगे, कोई भी रैंडम सा आपने साइज़ बनाया, उस पर आपने फ्लायर बना दिया, इसके बाद जब आप उसको प्रिंट के लिए देंगे या उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपका क्लाइंट होगा या आप अपने लिए किसी के लिए भी फ्लायर बना रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस फ्लायर के साइज़ को सेट करेंगे और स्ट्रेच करेंगे तो वो पिक्सेलेट हो जाएगा। पिक्सेलेट होने की मिसाल मैंने आपको 2 मिनट पहले भी दी कि पिक्सेलेट क्या होता है कि किसी भी इमेज को आपका जब बहुत ज़्यादा उसकी साइज़ से बड़ा कर देंगे तो वो ये होगा कि वो एक ब्लरी सा इमेज नज़र आने लगेगा। जैसे कि किसी माइक्रो फाइंडर या दूरबीन की हम बात कर रहे हैं, दूरबीन से जब हम कोई चीज़ दूर की देखते हैं तो बहुत अच्छे से नज़र आ रही होती है, लेकिन बिल्कुल पास पड़ी हुई किसी चीज़ को अगर आप दूरबीन की मदद से देखें और वो बिल्कुल करीब होकर नजर आएगी तो बड़ी अजीब सी, डरावनी सी, खौफनाक सी नजर आने लगती है। तो पिक्सेलेट इसी तरह होता है कि किसी इमेज को आप बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, वो पिक्सेलेट होकर बिल्कुल अजीब सी हो जाती है और उसका लुक बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आपको अपना काम शुरू करने से पहले जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसका एक्चुअल साइज मालूम होना ज़रूरी है, चाहे वो इंचेस में हो, सेंटीमीटर्स में हो, पिक्सल्स में हो। आपने उसी साइज का डॉक्यूमेंट ओपन करना है और इसके बाद रेजोल्यूशन 72 पिक्सल्स रख के आप नो डाउट इजी हो के काम करें, इंशाल्लाह वो पिक्सेलेट नहीं होगा। इवन जब वो प्रिंट पे भी जाएगा तो उस प्रिंट का साइज अगर आप पहले से जानते हैं तो उस साइज का बनाया होगा तब भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर बहुत हाई रेजोल्यूशन का कोई प्रिंट है तो उस पर आप अपना रेजोल्यूशन बढ़ा देंगे, वो मैं आपको बाद में मजीद गाइड करूंगा, इस वक्त आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ज़्यादा हम बात करेंगे तो ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कंटेंट आ गया। बैकग्राउंड कंटेंट में जो प्रीवियस वर्जन्स थे उसमें ज़्यादातर मोस्टली वाइट बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट एंड कस्टम आता था, ठीक है। अब जो ये है इसमें वाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट एंड कस्टम बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इस वक्त आप इसको छोड़ दें, आप वाइट पे ही रहने दें नॉर्मली। और इसके बाद ये है कलर प्रोफाइल, ठीक है। कलर प्रोफाइल को भी इस वक्त आप रहने दें, आपकी समझ में नहीं आएगा, इसको मैं आपको मज़ीद आगे जाके पढ़ाऊंगा क्योंकि एडवांस ऑप्शन है।
एडवांस ऑप्शन के अंदर जब हम घुसेंगे तो एडवांस पढ़ेंगे। इस वक्त हम बिगनर्स पढ़ रहे हैं। बिगनर्स पढ़ते हुए अगर मैं एडवांस के अंदर जाकर आपको चीज़ें सिखाने लगा तो आप बिल्कुल इस सिरे से इसको समझ नहीं पाएंगे, जो कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊं। ठीक है, इसके बाद आप क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके सामने आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होने के बाद सबसे पहले तो देखें, ऐसे करीब करके जो देखना होता है ना, जूम आउट जूम इन जिसे हम कहते हैं, तो वो यहाँ भी एक ऑप्शन मौजूद है, बट इसको आप यूटिलाइज ना करें, नहीं तो आप बहुत ही परेशान होने वाले हैं। इसका आसान हल ये है कि इसको देखें, कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये इमेज बड़ा होता जाएगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये जूम आउट यानी कि छोटा होता जाएगा। इफ़ अगर आप इसको कंट्रोल 0 प्रेस कर देंगे, ये शॉर्ट कीज़ हैं, ये अगर आप चाहें तो अपने पास किसी कॉपी में लिख भी लें तो आपको याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। कंट्रोल प्लस का साइन प्रेस करेंगे या कंट्रोल प्रेस करके अगर आप माउस यूज़ करें तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये अप एंड डाउन से जूम इन और जूम आउट होने लगेगा। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, 0 न्यूमेरिक जो 0 होता है, तो वो इसका जो है फुल स्क्रीन साइज पे आके इसको सेट कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले मूव टूल की तरफ। तो मूव टूल ये होता है कि देखिए यहाँ पे आपको एक लेयर पैनल नज़र आ रहा होगा। लेयर पैनल में मैं आपको सिखाने के लिए एक चीज़ बता दूँ। लेट सपोज कि मैंने यहाँ से ब्रश लिया, मैंने यहाँ पे एक कलर फिल कर दिया। ठीक है, अब मैं मूव टूल लेकर इसको मूव करना चाह रहा हूँ तो ये नहीं होगा, ये आपको एरर जनरेट करेगा। क्या एरर दे रहा है उसको आप छोड़ दें। ठीक है, क्यों मूव नहीं हो सकता, कि इसकी मिसाल हम यूँ ले लें। इस वक्त मैंने इसको जो है क्या किया कि इसको समझ लें कि मैंने एक वॉल है, उस वॉल पे कलर ब्रश उठाया, पेंट जो भी हम वॉल कलर लेते हैं उस पे मैंने एक हाथ लगा दिया। अब अगरचे मैं चाहूँ तो उस कलर को रिमूव करने के लिए शायद कोई ऐसा केमिकल आता हो तो मैं इस्तेमाल करके उसे रिमूव कर सकता हूँ, बट अगर मैं चाहूँ कि इस कलर को उठा के यहाँ से वहाँ रख दूँ तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। इसकी वजह ये कि ये एक वॉल है, स्पेसिफिक वॉल, इस पर मैंने कलर कर दिया। अब कलर कर दिया तो इसको मैं मूव नहीं कर सकता। मूव किस वक्त कर सकता हूँ कि जब इस वॉल के ऊपर कोई अलग वॉल हो, या फिर ये समझ लें कि इसके आगे एक स्लाइडर, जो कि आपने अक्सर देखा होगा कि सैनिटरी की शॉप्स में आप जाते हैं जहाँ पे टाइलों का डिस्प्ले लगा हुआ होता है, तो बहुत सारी टाइल्स लगे होते हैं, इसके आगे एक और स्लाइडर लगा होता है जिसपे भी बहुत सारे टाइल होते हैं, तो वो इस तरह उसके आगे पड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब उसमें टाइलों का सिंपल मजीद हमको दिखाना होता है तो आगे वाले स्लाइडर को इस तरह मूव कर लेता है, तो नीचे दूसरा स्लाइडर खड़ा हुआ होता है जिसपे बहुत सारे टाइल्स वगैरह लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्ड ऑप्शन ये है, सॉरी ये माइक मेरा गिर गया, मैं ये कहना चाह रहा था सॉरी, कि हमारा थर्ड इसमें ऑप्शन ये है, या दूसरे अंदाज में मैं आपको ऐसे समझाऊं कि एक दीवार है, उसके आगे मैंने एक शीशे ट्रांसपेरेंट मिरर रख दिया। अब उस पर अगर मैं कलर कर दूं तो उस ट्रांसपेरेंट मिरर को मैं हटाऊंगा तो इजीली हट जाएगा, नीचे वाली वॉल भी ख़राब नहीं होगी। तो उसकी मिसाल यूँ है कि आप यहाँ से एक न्यू लेयर ले लें। ठीक है, अब ये है बैकग्राउंड लेयर, ये थी जो मेन वॉल जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इसके ऊपर ये जो नई लेयर मैंने ली है, देखिए ये ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही है, मतलब ये एक ट्रांसपेरेंट गिलास की हैसियत से इस वॉल के आगे काम कर रहा है। अब इस पर मैंने मिसाल के तौर पे ब्रश लिया और अब इस पर मैंने ब्लैक कलर कर दिया। ठीक है, अब जब इस कलर को मैं पकड़ के मूव करूँगा तो ये मूव होने लगेगा, जहाँ चाहूँगा वहाँ मूव हो जाएगा। ये है मूव टूल का काम। इसी तरह सिर्फ ये कलर की मिसाल नहीं है, अगरचे कि मैं किसी इमेज पे काम कर रहा हूँ, एक इमेज जैसे कि लेट सपोज किसी सेलिब्रिटी के, उसके साथ मैं अपनी इमेज लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने जब एक इमेज ओपन की वो ये इस लेयर पे होगी, लेयर नंबर 1 पे, सेकंड इमेज ऑटोमेटिक दूसरे लेयर पे होगी। अब उस इमेज को मैं पकड़ के मूव करूँगा जब भी वो मूव हो रही होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं सिलेक्शन टूल पे, आपको मज़ीद आसानी से समझाने के लिए इस पर हम बात करते हैं। सिलेक्शन टूल क्या है? ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ये एक जो है पिक्सेल्स का बकेट है पूरा, ये एक फाइल है जो कि पिक्सेल्स पे डिपेंडेंट है। ये इस वक्त मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये एक एक पिक्सेल्स के अंदर, देखें लेट सपोज मैंने कलर किया तो ये लेट सपोज इसने 100 पिक्सेल्स के अंदर अपना कलर फिल कर दिया है, अदरवाइज ये पूरे डॉक्यूमेंट पे कलर नहीं हुआ है। ठीक है, ये इसने पूरे के पूरे उस पे जो है डॉक्यूमेंट पे कलर नहीं किया, ये चंद पिक्सेल्स ऐसे हैं जिस पे इसने कलर फिल कर दिया। अब इस सिलेक्शन से मैं अगर ये सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये हम कहेंगे कि ये वो एक्टिव एरिया है
ये मतलब इस सिलेक्शन के अंदर जो भी चीज़ नज़र आ रही है ना, ये जितना आपको एरिया नज़र आ रहा है ये इस वक्त एक्टिव है, और इसके बाहर जो है ये डीएक्टिव है। इसको हम क्या समझें कि ये जिंदा लोग हैं, ये जगह जिंदा है, ये सारी जगह मुर्दा हो चुकी है, इस पर हम कोई काम नहीं कर सकते। मुर्दा कभी काम करता है? नहीं करता। अब जैसे कि लेट सपोज मैंने कलर ब्रश लिया, अब मैं यहाँ से कलर फिल करने लगा हूँ, देखें तो जो मुर्दा जगह है वहाँ पर कलर फिल नहीं हुआ, जो जिंदा जगह है वहाँ कलर फिल हो चुका है। ठीक है, ये एक्टिव एरिया है। अब इस एक्टिव एरिया को हमने ये करना है कि मैंने इसे मिटा दिया। अब अगर ये एक्टिव एरिया नहीं सिलेक्ट करता हूँ कोई, तो ये देखिए मैं जब कलर करूँगा ये जहाँ जहाँ मैं ब्रश लेके जाऊँगा वहाँ कलर फिल कर देगा। ठीक है, अब अगरचे मैं कोई एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ स्पेसिफिक, तो अब ये जो भी मैं काम करूँगा, सिर्फ कलर की बात नहीं, मैं इस पर कोई भी काम करूँगा उस एरिया के अंदर ही होगा। ठीक है, इस एरिया से बाहर वो काम नहीं होगा। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसको जब आप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको मज़ीद ऊपर को इसके ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये। इस प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह यूटिलाइज करेंगे कि देखें जब ये एक सिलेक्शन है, न्यू सिलेक्शन, इसके ऊपर आपने ऐड टू सिलेक्शन करना है। लेट सपोज कि मैंने ये एक सिलेक्शन ली, ठीक है, ये सिलेक्शन आ गई। अब जब मैं दूसरी सिलेक्शन बनाऊंगा तो प्रीवियस ख़त्म होकर नई सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, अब अगरचे मैं चाहता हूँ कि एक सिलेक्शन ये भी हो और साथ में यहाँ जो मैं दूसरी सिलेक्शन बनाऊँ वो भी हो, तो उसके लिए आपने ये करना है कि इस पर आप क्लिक करेंगे। अब ये आपने दूसरी सिलेक्शन बनाई वो भी रहेगी, तीसरी बनाई वो भी रहेगी, चौथी बनाई वो भी रहेगी। होगा ये कि आप एक सिलेक्शन के ऊपर जब दूसरी बनाएंगे तो वो उसमें ऐड करता जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये है आपके सामने, देखें इस पर आप कर्सर ले जाएं, आपको सब बताएगा। ये सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, अब ये क्या है, ये माइनस कर रहा होगा सिलेक्शन में से। जैसे कि अब जो सिलेक्शन हुई है इसके ऊपर मैं कोई भी सिलेक्शन करूंगा तो वो जितना एरिया में सिलेक्ट करूंगा उससे सिलेक्शन में से ये ख़त्म कर देगा। ये माइनस कर रहा है, प्लस माइनस आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अब जो है ये जो है सिलेक्शन, इसको हम कहेंगे, ये देखिए आपके सामने आ रहा है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट से मुराद ये है कि जैसे कि अब इस सिलेक्शन में से मैं ये एरिया चाह रहा हूँ कि सिलेक्शन रहे, बाकी सब खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैं जब इस सिलेक्शन के ऊपर जितना हिस्सा सिलेक्ट करूँगा वो रह जाएगा, अदरवाइज बाकी सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज के ये 4 काम है। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, क्योंकि देखें मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया हुआ है इंटरसेक्ट का। अब जब भी काम करूंगा इंटरसेक्ट ही हो रहा होगा। ठीक है, इंटरसेक्ट ही हो रहा होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बाय डिफ़ॉल्ट दोबारा प्रीवियस नहीं हो जाती, मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो जाती, अपनी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी उस पर नहीं जाती। ये परमानेंटली एक तरह से ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाती हैं। इसके लिए आपको दोबारा यहाँ आना पड़ेगा, फिर इस तरह से सिलेक्शन बनानी पड़ेगी, इसमें आप उलझ जाएंगे। अब इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आपने न्यू सिलेक्शन बनानी है तो शॉर्ट की इसकी ये है कि आपने शिफ्ट प्रेस करके रखनी है और दूसरी सिलेक्शन बनानी है। तो ये दूसरी सिलेक्शन हो गई, देखिए प्लस का साइन भी आपको नज़र आ रहा होगा जो, और यहाँ भी ऑटोमेटिक सिलेक्शन आपको नज़र आ रही होगी। अगर मैं शिफ्ट को बटन को छोड़ता हूँ तो दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट प्रीवियस सेटिंग पर चला जाता है। ये परमानेंटली अब ये सेटिंग नहीं बना रहा। ठीक है, अब देखें ये सेटिंग्स आपकी आ गई। अब इसमें ये है कि दूसरी वाली जो सेटिंग है, जो ये वाली सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, अगर आप ये अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करना है। ठीक है, ऑल्ट का बटन प्रेस करते ही देखें ये इस पर इसका साइन आ गया और यहाँ पर माइनस का साइन नज़र आ रहा है। अब जब मैं ये प्रेस करूँगा तो ये देखें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना लगेगा, सही है, इसमें से इसको ख़त्म करने लगेगा। अब अगर ये वाला फंक्शन आपने यूज़ करना है जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट का फंक्शन आपने यूज़ करना है, तो आपने शिफ्ट और ऑल्ट का बटन एक साथ प्रेस करना है। अब देखें ये इंटरसेक्ट होने लग गया। ठीक है, ये इसके शॉर्ट कीज़ है। शॉर्ट कीज़ की मदद से बहुत कुछ आसानी से हो सकता है। अगर आपको शॉर्ट कीज़ याद नहीं हो रहे हैं, दोबारा आपसे कह रहा हूँ, आपने घबराना नहीं है। ये ऊपर आपको इसकी प्रॉपर्टीज सारी नज़र आ रही है, इस प्रॉपर्टीज़ पे आप काम करें, इजी हो गया। जब प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपको जो है शॉर्ट कीज़ और सारी चीज़ें जहन नशीन होती जाएंगी। लेकिन जब तक नहीं हो रही बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक हो गया, अभी ये यहाँ पे सिलेक्शन ख़त्म नहीं हुई है। अब सिलेक्शन ख़त्म नहीं हुई है, देखें अब एक और चीज़ आपको बता दूँ कि लेट सपोज मैंने ये एक सिलेक्शन ली और यहाँ से एक न्यू लेयर ली। ठीक है, इस लेयर पे मैंने कलर कर दिया फोरग्राउंड कलर है। हाँ, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का भी छोटा सा आपको समझा दूं कि ये मिसाल के तौर पे आपने एक ज़माने में देखी थी कि 2 कलर वाली पेन आती थी।
3 कलर वाली पेन आती थी, 4 कलर वाली पेन आती थी, या मैं यूं कह रहा हूँ कि आपने 2 पेंसिल कलर एक साथ पकड़े हुए हैं इस तरह, ठीक है। इसमें ऊपर वाला कलर है, आप जब चाहे ऊपर वाले कलर को यूज़ कर लें, जब चाहे नीचे वाले कलर को यूज़ कर लें। तो ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर होते हैं, ये 2 कलर एक वक्त में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस पर आपने सिर्फ सिंगल क्लिक करना है, ये आपके सामने कलर स्कोच खुल जाएगा, कलर पिकर है ये पूरा। तो इसमें आपने ये करना है कि आपने कोई भी कलर लेना है वो आपने यहाँ से ले लिया, ठीक है। मैंने लेट सपोज यहाँ ले लिया ब्लू, और बैकग्राउंड कलर पे मैंने ले लिया रेड, ठीक है। अब जबकि मैंने मिसाल के तौर पे इस एक्टिव एरिया के अंदर ब्लू कलर करना है, तो ब्लू कलर करने के लिए ग्रेडियंट का ऑप्शन आपके पास है, इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो इसके नीचे पेंट बकेट टूल नज़र आ रहा है, बाल्टी बनी हुई। इसको जब आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये फोरग्राउंड कलर इसमें फिल कर देगा। कलर दूसरे तरीके से जैसे कि फिल करना चाहते हैं, इसका भी शॉर्टकट आपको बता दूं तो देखें, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और जब आप इसको बैक स्पेस या डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये इसमें बैकग्राउंड कलर फिल कर देगा। इसी तरह ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे, बैक स्पेस या डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये इसमें फोरग्राउंड कलर फिल कर देगा। ये हो गया फिल वाली कहानी, आपकी कुछ हद तक समझ आ गई होगी। अब आपने ये करना है कि सिलेक्शन के अंदर लेट सपोज मैंने ये एक कलर कर दिया, ठीक है। मैं आपको सिलेक्शन टूल ही समझा रहा हूँ, अभी हम आगे नहीं बढ़े। अब आपने दूसरी लेयर ली, उस पर सिलेक्शन बनाई, ठीक है। सॉरी, ये इसी लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा। अब आपने दूसरी लेयर ली, ठीक है, इस पर कलर बनाया और इस पर आपने कलर कर दिया फोरग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर फिल कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये आपने बैकग्राउंड कलर फिल कर दिया। अब इसमें भी आपको मूव टूल भी समझ आ जाएगा, इसमें मूव टूल की भी एक एग्जांपल है कि देखें अब ये 2 लेयर्स हैं, ठीक है। ये वही वाली दीवार होगी जिसकी मैंने बात की थी, इसके ऊपर 2 आपने ट्रांसपेरेंट गिलास रख दिए, जिसपे एक पे आपने ब्लू कलर पेंट मारा है, दूसरे पे आपने रेड कलर। अब अगर आप इसको मूव करना चाहें तो देखें यहाँ से आप इसमें सेलेक्ट करेंगे ये लेयर नंबर 2, या इसका आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ जो लेयर 2 लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये रीनेम का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो इसको आप रख दें रेड, ठीक है, इसका नाम रख दें ब्लू। सिर्फ समझने के लिए आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं जो आप काम कर रहे हैं। अब जैसे कि आपने जो है दीवार के ऊपर 2 शीशे रखे थे, उन शीशों का नाम आपने रख दिया ब्लू एंड रेड। ब्लू पे आपने ब्लू कलर पेंट मारा है और रेड पे आपने रेड कलर पेंट मारा है। अगर आप चाह रहे हैं कि रेड कलर को मैं मूव कर दूं यहाँ से उठा के यहाँ, तो ये देखें यहाँ हो जाएगा। ये आप अगर चाह रहे हैं कि ब्लू को मैं यहाँ से हटा के मूव कर दूं, तो इसको आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके ब्लू को सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से मूव हो जाएगा, ठीक है। अब एक इसको समझाने के लिए एक और मिसाल आपको देता हूँ कि रेड वाले पैनल के ऊपर ही, लेयर के ऊपर ही मैंने एक और सिलेक्शन बनाई और इस पर मैंने डाल दिया येलो कलर, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने येलो कलर डाल दिया, अब ये दोनों एक ही लेयर पे मैंने डाल दिए, ये मेरी गलती है। अब देखें, अब जब मैं इसको मूव करूँगा ये किसी काम का नहीं रहा। अब या तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ या कंट्रोल Z करके अंडू कर सकता हूँ। तो अंडू भी इसमें एक बार होता है। एक बार से मुराद ये कि जैसे कि एक दफ़ा आपने कंट्रोल Z प्रेस किया तो ये एक अंडू करेगा। अगर आप ज़्यादा अंडू करना चाहते हैं तो कंट्रोल एंड ऑल्ट दोनों प्रेस करके आप जब अंडू करेंगे तो देखिए ये मज़ीद अंडू करता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम इस पर मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इन लेयर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आपने कलर फिल तो समझ लिया कि कलर फिल इस तरह से हो रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल जो है इसकी एजिस जो हैं बिल्कुल हार्ड हैं इस वक्त। अब जब आप सिलेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है फेदर का। फेदर क्या काम करता है, तो ये आपने सिलेक्शन ली, अब आपने इस पर फेदर डाल दिया 50%, ठीक है। 50% फेदर डाल दिया, कर लिए 50%, ठीक है। 50 पिक्सल्स आपने इसके वो ले लिए। अब आपने सिलेक्शन बनाई। अब जब आप सिलेक्शन पे कलर फिल करेंगे तो ये इस तरह से कलर आएगा, क्योंकि आपने फेदर लगाया हुआ है। फेदर लगाने से कलर जो है इसकी एजिस के साथ ज़रा सा ये कह लें कि नीचे आते आते हार्श हो जाता है, ठीक है। ये इस तरह से फेदर जब आप देंगे तो फेदर में कलर आते हैं। अब फेदर आप अगर यहाँ से सेट करेंगे तो ये भी याद रखिएगा कि ये भी परमानेंटली सेट हो जाता है। इसका आसान तरीका ये है फेदर का ना इस्तेमाल करने का, कि इसको आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जो है इसकी वैल्यू आप रहने दें 0। अब अगर आपने फेदर यूज़ करना है तो ये आपने सिलेक्शन बनाई और साथ में यहाँ रख के इस पर राइट क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे आपको फेदर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब जब आप इसको फेदर पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टी दें, चाहे 60% दे दी, ओके कर दिया, ये आपने कलर फिल किया है, देखें आपका फेदर अप्लाई हो गया। अब फेदर अप्लाई तो हो गया, अब आपने करना ये है इस फेदर को कि आप चाह रहे हैं कि अब ये नेक्स्ट टाइम ये इस पर अप्लाई हुआ ना आए, तो ये देखें आप इस दफ़ा अप्लाई हुआ नहीं आएगा क्योंकि परमानेंट नहीं होता। इसको आप ये भी चाहें तो यहाँ से देखें सिलेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से ये आपको मॉडिफाई के अंदर फेदर आ रहा है, इसको शिफ्ट F6 प्रेस करके भी आप ला सकते हैं। शिफ्ट F6 प्रेस करेंगे तो ये आपका फेदर ओपन हो जाएगा। इसमें वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट वही आ रही होगी जो आपने प्रीवियस रिसेंटली यूज़ की होगी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, इसको आप 0 कर दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब जैसे क्या इसको हमने सिलेक्शन को यहाँ पर लेके गए, ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, ये नॉर्मल पे है। अब इसको मैं अगर फिक्स्ड रेशियो पे कर दूँ लेट सपोज, और इसका मैं विड्थ कर दूँ 3 और हाइट रेंज दूँ 1, तो अब जब मैं इसकी सिलेक्शन बनाऊंगा तो ये जो है इसकी विड्थ को जो है 3 पिक्सल्स में रखेगा और जो है इसकी हाइट 1 ही रहेगी, चाहे मैं इसको जितना भी स्ट्रेच कर लूँ, ये इसी शेप में मुझे बना कर देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको एक फिक्स रेशियो पे स्पेसिफिक कर दिया है। अगर मैं इसको 1/1 कर दूं तो ये 1/1 का ही मुझे बना कर देगा स्क्वायर बॉक्स। अगर मैं चाहूँ कि इसको सिर्फ जो है विड्थ वाली साइड से यूँ स्ट्रेच करूँ कि यूँ लंबा हो जाए और यहाँ से इसकी जो है हाइट यूँ रहे, तो ये पॉसिबल नहीं रहेगा। अब इसमें थर्ड ऑप्शन ये है कि फिक्स्ड साइज 64/64 पिक्सल से दिखा रहा है। इसको जब मैं लेके चलूँगा, कहीं भी मूव करूँगा, तो ये 64/64 पिक्सल्स का ही एक बॉक्स मुझे बना कर देगा। यहाँ तक इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ गई होंगी। ये है सिलेक्ट एंड मास्क। सिलेक्ट एंड मास्क इस वक्त मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी आप इसमें उलझ जाएंगे। उम्मीद है कि सिलेक्शन टूल आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सिलेक्शन टूल ख़त्म होने को है, मैं जानता हूँ क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेशक 10 मिनट की क्लास लंबी हो जाए, लेकिन आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आए। लेकिन खुदा ना खासा मेरी बताई हुई कोई बात आप भूल भी जाएं तो देखें आप जो अगर 16, 17, 18, 19, 20 का एडोब फोटोशॉप का अगर आप कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इस पर एक ऑप्शन ये भी है कि आप जब इस पर कर्सर अपना लेके जाएंगे किसी भी टूल पे, तो ये बताएगा आपको यहाँ पे छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन की किस तरह वर्क करता है, तो उससे भी आपको आइडिया भी हो जाएगा, सीखने को भी मिलेगा। अब इस पर जब आप क्लिक करके रखेंगे तो ये एलिप्स मार्क की टूल भी आपके सामने आ गया। ठीक है, एलिप्स मार्क की टूल से आप इसका राउंड शेप बना सकते हैं। राउंड शेप के अलावा आप इसका एलिप्स टूल ओवल भी बना सकते हैं। ये देखें, ये इसी तरह बस सिलेक्शन की बाकी सारी चीज़ें उसी तरह रहेंगी। फेदर भी है वही, इसमें जो है अपना ऐड टू सिलेक्शन है, सब्सट्रैक्ट टू सिलेक्शन है, इंटरसेक्ट है, बाकी इसमें भी वही नॉर्मल साइज रेशियोज वगैरह सारी चीज़ें वही हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। और ये जो है सिंगल रो मार्की है। सिंगल रो मार्की ये काम करती है कि मैं कहीं भी रखूँगा सिंगल रो मार्की ही बना के देगा, जो कि अपना इसी तरह कॉलम में और जो है रो में दोनों तरीके से ये सिंगल रो मार्की आपको बना के देगा, जिसको हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें काफ़ी समझ आ गई होंगी। लेकिन देखिए, मैं जो है पढ़ाने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद मैं कहीं समझाने में कहीं कुछ गड़बड़ अगर कर रहा हूँ, आपको मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको नहीं समझ आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मुझे बताएं, और मुझे बताने के बाद जो है मैं इस पर इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश करूँगा कि हम इस पर इम्प्रूवमेंट ला सकें। जी, तो मैं जानता हूँ आज की क्लास ज़रा सी तवील हो गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो जो मैंने आपको बताया सिखाया आपकी समझ में यकीनन अच्छे से आया होगा। अगर नहीं आया खुदा ना खास्ता, तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है जो हमारा ऑफिशियल पेज बना हुआ है, जिस पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उस पेज को लाइक करें और उस पर मैसेंजर पे आप मुझसे रब्ता करें, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, ईमेल पे करें, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसकी भी गाइडलाइन दी जाएगी। वीडियोस को और अपने पढ़ाने के अंदाज को किस तरह से मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आपकी राय मेरे लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। और जो चीज़ें आज आपने सीखी हैं मुझसे वादा करें बोर बिल्कुल ना हो। जैसे कि हमारा एक जो इस वक्त स्लोगन भी बना हुआ है पाकिस्तान का कि आपने घबराना नहीं है, तो यकीनन आपने नहीं घबराना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, आपका भाई हाजिर है, आप पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस लाजमी करें, वादा करें कि इंशाल्लाह ये जो आधा घंटा आपने इस वक्त यहाँ दिया है ये रहेगा तो वैसे नहीं जाएगा। इसका चैलेंज मैं आपको करता हूँ, आपको उसकी ज़मानत देता हूँ।
लेकिन इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। इंशाल्लाह महीने दिन के अंदर आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर अपना काम शुरू करके आप अर्निंग भी शुरू कर देंगे। और उस वक्त आप अपने भाई अपने दोस्त मोहम्मद आमिर बकाली को हाथ उठा के दुआएं देंगे इंशाअल्लाह कि इस भाई ने हमें कुछ सिखाया तो आज हम कुछ कर पा रहे हैं और दो पैसे कमा सक रहे हैं। और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि हमारी यूथ तरक्की करे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो दोबारा कह रहा हूँ कि पूछ लें, प्रैक्टिस लाजमी करें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मुझ पर एक एहसान ज़रूर करें। मेरी मेहनत का मुआवजा सिर्फ आपसे मुझे ये चाहिए कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि इसके बाद मजीद जो क्लासेस मजीद हमारी आने वाली रेगुलर बेसिस पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, आप उससे सीख कर इस्तिफादा हासिल कर सकें। जब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई मोहम्मद आमिर बकाली को इजाज़त दीजिए। कल दोबारा हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। जब तक आप अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।